हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल है सभी के? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? चलो बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होगे और इस पूरे सीरीज़ का बहुत ही अच्छे से इसका इस्तेमाल कर रहे होगे। देखो, जो भी अभी आप चैनल पर नए हो, जो भी इस क्लास को आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, आप सभी को यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि जीडीसी ई ट्यूटर पर हर दिन लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं, जिसमें आपके डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डी फॉर्म सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। और मास्टर सीरीज़, एमसीक्यू मास्टर सीरीज़, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर एक एक चैप्टर से हम यहाँ आप सभी के सामने एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, जिसमें हम टोटल 30 क्वेश्चंस लेते हैं ना, 30 क्वेश्चंस लेते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके बाद 10 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद जो 10 क्वेश्चन रहते हैं वो आपके वन वर्ड या वन सेंटेंस वाले क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम यहाँ पर इस क्लास का फीचर ये है, देख लो। पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि इस क्लास में हम आपको एक तो बाइलिंगुअल दे रहे हैं, बाइलिंगुअल देते हैं, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में हम यहाँ पर आपको चीज़ें समझा रहे हैं। दूसरी बात, बहुत ही इजी, जितना इजीएस्ट पार्ट हो सके उतना इजी समझाने की कोशिश। और उसके बाद एक पॉइंट और, कोई सा भी क्लास चालू होता है तो एमसीक्यू चालू होता है तो उसके पहले हम उस पूरे सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट भी देखते हैं, जिसमें हम उसका पूरा समरी देखते हैं, उस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, उसके क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो तो आज का क्लास चालू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ये, इसमें हम देखेंगे फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल, आपका फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट से देखने वाले हैं। ठीक है, चलो जी चालू करते हैं। और हर दिन ये क्लासेस आपको मिल रहा है, 2 बजे मिलता है, 5:30 बजे मिलता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा और बहुत ही बेसिक लेवल पर आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे होगे। चलो बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं फार्मेसी एक्ट के बारे में। फार्मेसी एक्ट क्या है, फार्मेसी एक्ट का काम क्या है, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, क्यों बनाया गया, हर एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन देखते हो तो फार्मेसी एक्ट पास हुआ था 1948 में और फोर्स में आया था 4 मार्च 1948, 4 मार्च 1948। इसका मतलब क्या समझते हो? देखो 1948 स्टार्टिंग में है ना, 1948 के स्टार्टिंग में इसका बिल पास हुआ है। क्या होता है? सबसे पहले बिल पास होता है सदन में। जैसे आप कोई सा भी बात करोगे ना, तो कोई सा भी जैसे कुछ नियम आ रहा है, या जैसे नोटबंदी हुआ, तो नोटबंदी का बात आया था कि नवंबर में नोटबंदी होना है, 1 नवंबर से नोटबंदी होना है। लेकिन क्या ऐसे थोड़ी कि 1 नवंबर को ही बिल पास हुआ और उसी दिन शाम को नोटबंदी कर दिए? नहीं, है ना। पहले एक बिल पास होता है कि हाँ हम इस तरीके का नियम लाना चाह रहे हैं, तो वो बिल मान लो पास होगा 2024 में, कोई सा बिल पास हुआ। अब उसके नियम कब से लागू होते हैं? 1 साल 2 साल लग जाता है उसको रेडी करते करते। तो मान लो 2025 हो गया है ना, तो 2025 में फिर वो लागू होता है, उसके नियम लागू होते हैं। तो पहले बिल पास होगा, उसके बाद फिर उसके नियम लागू होते हैं, है ना। तो उसमें जो भी समय लगता है वो अलग बात है, जितना भी समय लगेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे 1948 स्टार्टिंग में इसका बिल पास हुआ और 4 मार्च 1948 को इसके नियम पूरे भारत देश में लागू हो गए, है ना। इसका जब आप बनावट देखोगे किस कैसे बना हुआ है, तो बात करते हैं टोटल 5 चैप्टर से मिलके बना रहेगा ना। इसको जब बनाया गया तो 5 चैप्टर, 5 अध्याय इसमें जोड़े गए और टोटल 46 सेक्शन, है ना, यानी 46 खंड यहाँ पर जोड़े गए, 46 खंड और 5 अध्याय से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पर बात करोगे तो जो 5 चैप्टर हैं, ये 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर जो आप बात करोगे, उस पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ा जाता है ना। मतलब इस पूरे सिलेबस को जब आप अपना पढ़ना चाहोगे, फार्मेसी एक्ट जब आप पढ़ना चाहोगे, तो फार्मेसी एक्ट टोटल आप 5 चैप्टर में पढ़ोगे। पहला चैप्टर जो है इसमें आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन,
इंट्रोडक्शन और उसका फंक्शन पढ़ोगे फार्मेसी एक्ट का। दूसरा नंबर जो चैप्टर है उसमें आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ोगे ना। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल भी बोल लो, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल भी बोल लो, सेम। तीसरा नंबर बात करेंगे तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपन तीसरा नंबर पर पढ़ेंगे। चौथा नंबर पर हम फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ये क्लियर है। पांचवा चैप्टर में मिसलेनियस पढ़ते हैं। तो ये 5 चैप्टर करते हुए है ना, ये 5 अध्याय कंप्लीट करते हुए आपका पूरा फार्मेसी एक्ट कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन में पढ़ते क्या हो जी। तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, फार्मेसी एक्ट के बारे में, वही जो अभी हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख रहे थे 1948 में आया। फार्मेसी एक्ट का फंक्शन देखेंगे, इसका काम क्या है, कितने भाग से मिलकर बना, ये सब देखेंगे। उसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या पढ़ेंगे, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कितने मेंबर्स हैं इसमें, इसका फंक्शन क्या है ना, इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। स्टेट फार्मेसी काउंसिल तीसरा नंबर चैप्टर भी यही आपको करना है। यहाँ पर भी आप पहले मेंबर पढ़ोगे, इसका भी फंक्शन क्या है, मेंबर कितने समय तक ले यहाँ पर रहते हैं, ये पढ़ेंगे। आगे बढ़ जाएंगे तो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन। तो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन में क्या पढ़ोगे भाई, फार्मासिस्ट का एज अ फार्मासिस्ट आपको अगर रजिस्टर करना है तो उसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए है ना, क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन रजिस्टर मेंटेन कौन करता है। देखो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन होता है और सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो ये सब चीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद मिसलेनियस आ जाएगा। तो मिसलेनियस में क्या पढ़ते हो जी, मिसलेनियस में पढ़ते हैं कि अगर हमने कोई सा मिस्टेक किया है ना, अगर हमने जैसे जो भी फार्मेसी एक्ट बना है तो फार्मेसी एक्ट के अंदर नियम बने हैं, बहुत सारे नियम बने हुए हैं कि भाई फार्मेसी एक्ट बता दिया कि ये सारे नियम को फॉलो करना है, सारे फार्मासिस्ट को ये सारे नियम फॉलो करने का राय दिया गया। अब जो इस नियम को फॉलो नहीं करेगा उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फिर सजा मिलेगा, उसको सजा मिलता है। तो जितना भी ऑफेंस है, जितने भी पेनल्टीज है जो आपने गलती की और उसके लिए जो आपको पनिशमेंट मिलेगा, वो सारा हम यहाँ पर मिसलेनियस में देखते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर? तो कमेंट करते हुए चलना, समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर होते चल रही है, ये प्लीज कमेंट करते हुए चलना। ठीक है, तो अपन ऐसे टोटल 5 चैप्टर में यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। अगला देखो निकल कर आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज, अगर देखेंगे तो यहाँ पर अमेंडमेंट वाली बात, अमेंडमेंट है ना, यानी इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। देखो क्या हो रहा है, जब भी कोई नियम आता है, या आप भी अपने में ही सोच के देखो, जब आप जैसे कॉलेज में पढ़ते हो है ना, तो किसी तरीके का कोई सा कॉलेज में नियम बना है, HOD सर के द्वारा कोई सा नियम बनाया गया है। अब एक समय देखेंगे कि हाँ चलो बहुत लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग मिस्टेक कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उसमें सुधार किया जाता है ना, जरूरत के हिसाब से उसमें सुधार करते हैं। तो उसी प्रकार से फार्मेसी एक्ट में भी जरूरत के हिसाब से सुधार किया गया। और जितने भी एक्ट होते हैं, जितने भी आप यहाँ पर एक्ट देखोगे, अधिनियम देखोगे, उन सभी में कहीं ना कहीं उसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, बीच बीच में उसमें एडिशन करना पड़ता है ना। तो जैसे इसमें अमेंडमेंट की बात करते हैं, देखो मेजर अमेंडमेंट जो हुआ था, मेजर मतलब सबसे ज्यादा जो बदलाव हुआ था, सबसे बड़ी बड़ी चीजों पर जो बदलाव किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को जो बदला गया था, नए नियम लाए गए थे, वो कब कब लाया गया था, तो वो है 1976 है ना। 1948 में आपका लागू हुआ, लेकिन अब जरूरत के हिसाब से देखने को मिला कि 1976 में सबसे मेजर अमेंडमेंट किया गया, सबसे मेजर इसमें सुधार किया गया। इसके बाद फिर कुछ छोटे छोटे माइनर भी अमेंडमेंट किए गए थे, जिसको अपन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं ना। तो 1959 में किया गया और 1981 में किया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी कि मेजर अमेंडमेंट एक्ट फार्मेसी एक्ट का किसको बोलेंगे, तो 1976 को बोलेंगे। ठीक है, चलो, और माइनर में 1959 या 1981 निकलेगा, ये दो जहां पर माइनर होते हैं। अब अगला आ जाओ तो इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे जी, कि आपको अब भाई कुछ भी नियम आ रहा है, जैसे पुलिस के द्वारा रेलवे ट्रैफिक का नियम है, अभी आज देखोगे सब कोई तो चालान कटता है ना, ट्रिप्सी सवारियां चालान कटेगा, रॉन्ग साइड में जा रहे हो चालान कटेगा, हेलमेट नहीं पहने हो चालान कटेगा, ओवर स्पीड है चालान कट जाता है ना। तो ये चालान
क्यों काटा जा रहा है? लाइसेंस है, लाइसेंस पुलिस चेक करता है, लाइसेंस नहीं है तो फिर आपके ऊपर चालान करता है ना। ये सब क्यों करता है बताओ? कोई सा भी नियम बना है क्यों बनता है? अब कोई आदमी चोरी करता है तो कोर्ट में नियम बना हुआ है। कोई आदमी अगर किसी का मर्डर कर दिया तो उसके लिए नियम बना है कि अगर कोई मर्डर कर दिया तो उसको ये सजा मिलेगा, चोरी करते पकड़ा गया तो ये सजा मिलेगा, लूटपाट किया है ये सजा मिलेगा, मारपीट किया है इस तरीके का। हर चीज के लिए एक एक सजा दिया हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है, जो आज ही के दिन लागू भी हुआ ना, 26 जनवरी को लागू हुआ था ना। तो भाई बात करेंगे तो जो भी हम जैसे बात करते हैं कि भाई किसी भी तरीके का नियम आया, किसी भी तरीके का कुछ भी यहाँ पर लॉज बनाए हैं तो उसके पीछे एक रीजन तो होगा, है ना। अब अगर जैसे एक बना दिए कि भाई अगर किसी ने मर्डर किया है तो भाई उसको 7 साल का जेल होगा। क्यों किए? नियम क्यों बनाए? ताकि उसको देख के अगला कोई किसी का मर्डर करने का हिम्मत ना करे, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इस एक्ट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है जी? रेगुलेट करना प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, समझे। अभी जैसे इंडिया में जो भी फार्मेसी मतलब सिर्फ है, ये मत समझना कि मेडिकल स्टोर। फार्मेसी मतलब हम जैसे पढ़ रहे हैं, आप जैसे पढ़ रहे हो, है ना। हम जैसे हम कॉलेजेस चलते हैं बहुत सारे, तो कॉलेज में फार्मेसी का पढ़ाई होना, ठीक है। फार्मेसी का प्रैक्टिस जो कर रहे हैं लोग, तो फार्मेसी का प्रैक्टिस कब कर पाओगे भाई? जब आपका फार्मा कंप्लीट हो जाए, डी फार्म बी फार्म कंप्लीट हो जाएगा, तभी तो आप फार्मासिस्ट का प्रैक्टिस कर पाओगे, मेडिसिन दे पाओगे, मेडिसिन किसी को डिस्पेंस कर पाओगे। तो आपको मेडिसिन डिस्पेंस करने के लिए आपको परमिशन देना, ठीक है। फार्मेसी में सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हो, मतलब प्रॉपर कॉलेजेस रहें, ठीक है। कॉलेज में क्या कुछ आपको पढ़ाना है, क्या कुछ आपको टीचर पढ़ाएगा, क्या सिलेबस आपका रहेगा, क्या प्रैक्टिकल आपको करना है, वो सब चीज़ फार्मेसी एक्ट रेगुलेट करता है, समझे। तो फार्मेसी एक्ट का काम है उन सब चीज़ों को रेगुलेट करना। साथ ही साथ अब देखो, एक तो रेगुलेट कर ही रहा है, और दूसरी बात कि हम कैसे करके फार्मा का एजुकेशन इंडिया में और बढ़ा सकते हैं, कैसे करके हम फार्मा का स्तर और ऊंचे लेवल पे लेकर जा सकते हैं, ये काम भी फार्मेसी एक्ट का है, ठीक है। तो समझ, एक जैसे सिंपल सोच कर देखो, एक किसी स्कूल का या किसी कंपनी का एक बॉस है, मान लो किसी कंपनी का एक बॉस है, और वो कंपनी क्या करती है? वो कंपनी पढ़ाने का काम करती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है मान लो, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका एक पर्टिकुलर बॉस है। अब वहाँ पे सारे स्टाफ लोग को मेंटेन करना, सभी को सैलरी देना, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चल रही है नहीं चल रही है, इसके लिए बॉस ही तो रेस्पॉन्सिबल होता है। इस बॉस का काम है कि भाई इसको प्रॉपर तरीके से देखना। या अगर कोई व्यक्ति, अगर जैसे मान लो आपने एक किराना दुकान खोला ना, आपने किराना दुकान खोला और वहां का पूरा करता धरता आप हो, वहां के मालिक आप हो, ठीक है। तो आपका काम क्या रहेगा जी? आप तो पहले ये चेक करोगे कि भाई दुकान में सारा सामान है कि नहीं, किसी चीज की कमी तो नहीं है। कुछ सामान मंगवाना है, कहीं से ऑर्डर करना है, तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर करवाओगे, होलसेल से ऑर्डर करोगे, तुम्हारा ही काम है ना ये चीज, है ना। तो ये एक तो भाई तुम्हारा काम हो गया कि उस पूरा दुकान को संभालना। दूसरा बात ये कि कैसे करके, अब भाई सिर्फ वही चीज थोड़ी करते रहोगे क्या आप? हर दिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति यही चाहेगा कि उसका बिजनेस आगे बढ़े, है ना। तो कैसे आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, कुछ नए नए आइडियाज लेकर आओगे। सोशल मीडिया में एडवर्टाइज कर सकते हैं, कुछ नए नए प्रकार के सामान रख सकते हैं, अलग अलग वैरायटी रख सकते हैं, तो ये सब भी आपका ही जिम्मेदारी है। तो उसी प्रकार से हमारे फार्मेसी एक्ट का जिम्मेदारी है कि हम इंडिया में जहां भी फार्मेसी पढ़ाया जा रहा है वो सब चीज प्रॉपर तरीके से देखना, ठीक है। और कैसे करके हम फार्मेसी के स्टूडेंट्स को और एजुकेट कर सकते हैं और होशियार बना सकते हैं, कौन कौन से नए नए टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं, उनके सिलेबस में क्या कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी फार्मा का सिलेबस बदलने वाला है, 2026 के बीच में ये चालू हो भी जाएगा। आगे जो सिलेबस है उसमें अब AI को ऐड किया गया है ना।
आगे के सिलेबस में एआई को भी ऐड करें, क्योंकि बढ़ते हुए जैसा अभी नेचर बढ़ रहा है, जैसा अभी पूरा रेगुलेशन बढ़ रहा है, जैसे यहाँ का एनवायरनमेंट अभी बदल रहा है, एआई अपना जगह ले रहा है, तो एआई को भी इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आने वाले जनरेशन में हमारे जितने फार्मा के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को हम एक बेटर से बेटर स्टडी चीज दे सकें, पढ़ा सकें। इसके साथ साथ, ठीक है, समझ गए, एक तो रेगुलेट करना, दूसरा कैसे इंप्रूव करना है वो देखना। इसके बाद और भी चीजें निकल कर आएंगी, जैसे देखो आपका जो फार्मेसी कॉलेज है, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हो भाई, उसको अप्रूवल कौन देता है? पीसीआई देती है। पीसीआई के द्वारा इंस्पेक्शन करने के लिए लोग आते हैं, अगर नहीं है तो कभी ध्यान देना, कभी पीसीआई का इंस्पेक्शन होता है ना, तो उस समय टीचर आपको पहले ही बता देते हैं कि आज के दिन पीसीआई के लोग आने वाले हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो सब अपना आई कार्ड पहन के रखो, सारा गाइडलाइन आपको टीचर देता है। ध्यान आ रहा है हल्का फुल्का? हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पीसीआई के द्वारा क्या होता है? इंस्पेक्शन होता है। पीसीआई अब इंस्पेक्शन क्यों करने आएगा जी? पीसीआई ये आपको अप्रूवल देगा। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, चाह रहा है कि मैं अपना खुद का एक फार्मेसी कॉलेज खोलूं, XYZ कॉलेज ऑफ फार्मेसी अगर मैं खोलना चाह रहा हूं, तो इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, किससे? पीसीआई से। और पीसीआई किसके अंदर बनता है? फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत बनता है ना। तो फार्मेसी एक्ट का काम है कि भाई कॉलेज को अप्रूवल देना, है ना, और कॉलेज को, एक तो कॉलेज को अप्रूवल देना, दूसरा प्रोग्राम के लिए अप्रूवल देना, कि कॉलेज अगर डिप्लोमा खोलना चाह रहा है, बैचलर खोलना चाह रहा है, मास्टर खोलना चाह रहा है, सभी के लिए अलग अलग तरीके से परमिशन लेना पड़ता है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, है ना, कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल आपको करवाना है। इवन सिलेबस भी आपका क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ आपको पढ़ना है, ये सब भी फार्मेसी एक्ट करता है एजुकेशन रेगुलेशन के अंतर्गत। एजुकेशन रेगुलेशन, है ना, ये भी फार्मेसी एक्ट का एक हिस्सा है जिसके अंतर्गत आपका सिलेबस बनता है। अगर यकीन नहीं है ना, तो अभी अपना सिलेबस जो आपका डी फार्म का ऑफिशियल सिलेबस है उठा कर देखना, ये देखो मिल जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, syllabus framed under regulation 7, list of prescribed equipments apparatus under appendix A, the education regulation 2020, पता है, एजुकेशन रेगुलेशन फॉर डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी। तो ये जो आपका सिलेबस है ये एजुकेशन रेगुलेशन की ओर से आ रहा है। देखो ER एजुकेशन रेगुलेशन 20, तो ये एजुकेशन रेगुलेशन, ये पूरा आपका सिलेबस, आप पूरे 2 साल में क्या पढ़ोगे, आप पूरे 4 साल में बैचलर में क्या पढ़ोगे, वो सब कुछ पहले ही डिसाइड करता है फार्मेसी एक्ट। क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो अगला देख लो, यहाँ पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हमको एक बार रीड करना है, ठीक है। बताया जी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये देखो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और वैसे ही स्टेट फार्मेसी काउंसिल देखेंगे ना। तो जिसका सेकंड चैप्टर है, तो फार्मेसी एक्ट 1948 क्या करता है, ये इसके अंतर्गत बनता है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, है ना, जिसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तीसरा सेक्शन के अंतर्गत बनाता है ना, ये क्लियर कर लेना। किसके द्वारा बनाएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाएगा, क्योंकि सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल है, दिल्ली में है जी, है ना, दिल्ली में है तो सेंट्रल काउंसिल बनाएगा, है ना। चलो अब इसमें क्या होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना, चीफ मिनिस्टर है, कोई सा भी मिनिस्टर है, MLA है, MP है, भाई इन सभी का सिलेक्शन हर 5 साल के लिए रहता है। हर 5 साल बाद नया इलेक्शन होता है ना, हर 5 साल बाद सत्र बदलता है, सरकार बदलती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हर 5 साल बाद नए मेंबर्स का सिलेक्शन होता है। तो मेंबर्स जो चेंज होंगे वो हर 5 साल बाद चेंज होंगे, है ना। तो हर 5 साल में इसको नया रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। सबसे पहला जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना था 1949 में बना था। देख लो, फार्मेसी एक्ट 1948 में आया, है ना, और आते ही 1 साल में उसने 1949 में पहला फार्मेसी काउंसिल बना लिया, क्योंकि बिना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के काम हो ही नहीं सकता। समझ गए? चलो अब जब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में टोटल कितने मेंबर रखे गए, तो यहां पर बात करते हैं। टोटल मेंबर अगर आप देखोगे तो 20, टोटल कितने 20 मेंबर्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं।
अब ये कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, 20 मेंबर्स को कैलकुलेट करने का, इसको याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका है। देखिए इलेक्टेड में 8 मेंबर्स, 9 मेंबर्स नॉमिनेटेड के 9 मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो के 3 मेंबर रखा। कैसे याद करना, देखो इसको याद करने का बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। टोटल मेंबर पीसीआई है ना, पीसीआई में टोटल 20 मेंबर्स हैं, तो इसमें इलेक्टेड ऐसे लिख लो इलेक्टेड, तो इलेक्टेड में 8 मेंबर्स, नॉमिनेटेड में 9 मेंबर्स, ठीक है, और इसके बाद एक्स ऑफिशियो में आपके 3 मेंबर, कुल मिलाकर 20 होता है। तो इलेक्टेड में 8 है, तो इलेक्टेड का स्पेलिंग ई से स्टार्ट होता है, इंग्लिश में 8 का स्पेलिंग भी ई से ही स्टार्ट होता है, EIGHT। तो E फॉर 8 और E फॉर इलेक्टेड, समझ गए। उसी प्रकार से नॉमिनेटेड, देखो नॉमिनेटेड का स्पेलिंग N से स्टार्ट होता है और 9 का स्पेलिंग भी N से ही स्टार्ट होता है। तो N फॉर 9 और N फॉर नॉमिनेटेड, ये क्लियर कर लेना। बच्चा 3 एक्स ऑफिशियो में डाल दो। एक्स ऑफिशियो 3 रहता है, स्टेट में भी रहता है और आपके सेंट्रल में भी रहता है। चलो इलेक्टेड में जो बता दिया 8 मेंबर, इसमें से 8 को डिवाइड किया तो 6 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिसमें से एटलीस्ट एक टीचर होना चाहिए, चाहे फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री, कोलॉजी या कोग्नोसी में पढ़ाते रहना चाहिए, और एक मेंबर मेडिकल काउंसिल से होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। 8 में से ये 8 का डिस्क्रिप्शन बता दिया। उसी प्रकार से जब नॉमिनेटेड में 9 मेंबर देखे तो बताए कि 6 मेंबर जिसमें से एटलीस्ट 4 होने चाहिए जो फार्मेसी से बिलोंग करते हैं ना, चाहे डिग्री है चाहे डिप्लोमा किए होने चाहिए, ये फार्मा के कैंडिडेट होने चाहिए। अगला बोल दिया एक पर्सन यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और एक बंदा AICTE से होना चाहिए। फिर यहाँ पर आ जाओ, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो 6 प्लस 1 यूजीसी से, एक आ गया AICTE से, 7 8 और एक आ गया आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 9 हो गया। तो नॉमिनेटेड में 9, इलेक्टेड में 8। आगे बढ़ेंगे तो एक्स ऑफिशियो में। एक्स ऑफिशियो की बात करते हैं। देखो एक्स ऑफिशियो जो होता है ना, बहुत ही हेड लेवल होता है ना, हेड, ये वहाँ के मालिक रहेंगे, बॉस रहेंगे मान के चलो। तो एक तो आ जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, DGHS बोलते हैं। एक आएगा डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, CDL कोलकाता, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डायरेक्टर आ जाएगा, और एक आएगा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पर लीडिंग होते हैं, ये एक्स ऑफिशियो में आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल देखेंगे। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल भाई क्या होता है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल, देखो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल दिल्ली में रहेगा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल पर्टिकुलर स्टेट में रहता है, तो उसमें उसी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं जो उसी स्टेट से। जैसे मान के चलो आप उत्तर प्रदेश से हो, है ना, आपने अपना पूरा पढ़ाई उत्तर प्रदेश में किया, मतलब आपने अपना डिप्लोमा या बैचलर उत्तर प्रदेश में किया हुआ है, तो आपका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होगा, है ना, महाराष्ट्र में या और कहीं नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो अब जो आपका स्टेट फार्मेसी, गए हो कोई जल्दी बताना, एनीवन कोई गए हो या आपके कोई सीनियर हैं, आपके कोई कलीग हैं जो कभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल गए हैं आपके स्टेट के, कमेंट करके बताना मेरे को ये चीज़, है ना। चलो देखे हो ना स्टेट फार्मेसी काउंसिल, याद आ रहा है हल्का फुल्का। चलो तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर्स की बात करते हैं। यहाँ पर 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और एक यहाँ पर आपका क्या रहेगा, एक मेडिकल काउंसिल, तो 6 और 1 7 यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर नॉमिनेटेड में बात करते हैं, नॉमिनेटेड में यहाँ पर आपके 5 हो जाएंगे, समझ गए, नॉमिनेटेड में कितने, 5, तो 7 आपके इलेक्टेड में, नॉमिनेटेड में 5 और एक्स ऑफिशियो में फिर से 3, तो कितने हो जाएंगे, 15 मेंबर्स, ठीक है। टोटल 15 मेंबर आपके स्टेट से होते हैं, सेंट्रल में 20 हो जाते हैं, क्लियर करना। और उसी प्रकार से ज्वाइंट स्टेट में देखोगे तो देखो ज्वाइंट स्टेट में इलेक्टेड मेंबर में 3 से 5 और एक इधर हो जाएगा, तो 3 से 5, अब मान लो जैसे 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, तो 6 यहाँ पर हो जाएंगे, 4 मेंबर आपके हो गए यहाँ पर नॉमिनेटेड में, और 3 निकल कर आ जाएंगे यहाँ आपके एक्स ऑफिशियो, तो टोटल 13।
तो 12 से 13 मेंबर आपके यहाँ पर होते हैं ज्वाइंट स्टेट। ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल मतलब क्या समझते हो? जब दो स्टेट आपस में मिलकर एक ही फार्मेसी काउंसिल बनाता है। मान लो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये दोनों ही आपस में मिल जाते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश में रहता है वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश से रहकर पढ़ा है वो भी यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है ना। तो यह ध्यान रखना, इसमें ज्वाइंट स्टेट आ जाता है, दोनों निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अब और आसान हो जाएगा क्योंकि हमने इसका थ्योरी बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है। देखो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, क्या बोल रहा है? द फार्मेसी एक्ट वाज इनेक्टेड इन। फार्मेसी एक्ट कब आया जी? 1940 में आया क्या? 1945, 48 या 50? क्या बात किए थे? 1948। जल्दी बताओ सही आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर? जल्दी फटाक सब कोई लिखते चलो। 1948 निकलेगा, बहुत बढ़िया है ना। 1948 बताया था, 1948 में ये एक्ट आया। इसके नियम कब से लागू हुए? कब से नियम लागू हुआ था? जल्दी बताओ, नियम कब से लागू हुआ था? फटाफट से कंफर्म करो, नियम कब से लागू हुए जी? तो 4 मार्च को आया था ना। बहुत बढ़िया, चलो 4 मार्च 4th of March 1948 को इसके नियम लागू किए गए। ठीक है, चलो तो इस चीज को जरूर से ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पहला फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI कब लाया गया था? ये कंफर्म करो। चलो मैसेज करो, फटाफट से मैसेज करते हुए चलना। समझ गया? फार्मेसी एक्ट इनेक्टेड हुआ था 1948, 4 मार्च 1948। 5 चैप्टर से मिलकर बना हुआ था, 46 सेक्शन यहाँ पर थे। ठीक है, चलो ऑल ओवर इंडिया में आया था। बहुत बढ़िया, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल है ना, या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन? बताओ, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये कब या किस सेक्शन के अंतर्गत बनाया गया था? अभी हम लोग इसको देख कर आए, बताया हूं आपको कौन सा सेक्शन आएगा। सेक्शन 2 सेक्शन रहेगा, 3 सेक्शन, 10 या 15 सेक्शन? कितना निकलेगा सही आंसर? हाँ, टोटल 3 सेक्शन से मिलकर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया। कब बनाया गया? 1949 में बनाया गया है ना। 1949 में 3 सेक्शन से मिलकर बनाया गया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को। कहां पर? दिल्ली में बनाया गया था ना। 3 सेक्शन मिलकर बनेंगे या सेक्शन 3 के अंतर्गत बनाया हुआ था, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देख लो, क्या बोलता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, रजिस्ट्रार इज अपॉइंटेड बाय। रजिस्ट्रार है ना, रजिस्ट्रार को कौन अपॉइंट करता है जी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल या कोई सी यूनिवर्सिटी करती है। रजिस्ट्रार का काम क्या बताओ? एक हिसाब से हेड ही होता है, हेड पोजीशन होता है। तो रजिस्ट्रार को कौन सिलेक्ट करेगा, कौन अपॉइंट करेगा? यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन ए जो लगा रहे हो सबको ध्यान रखना है ना, ऑप्शन ए नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं होगा और PCI भी नहीं होगा। PCI कैसे करेगा जी? PCI के तो खुद के मेंबर्स होते हैं ना ये, तो PCI नहीं करेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? हाँ, एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल है ना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल बात कर लो, या स्टेट गवर्नमेंट ये एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करता है एज पर द सेक्शन 2.6.5 की बात करेंगे है ना। चल ये क्लियर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर इज डन बाय। भाई आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ, पहले ये देखो आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा। अभी जैसे आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा है ना, तो डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा जी? स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होगा जाहिर सी बात है। आप अपना पूरा डिटेल लेकर जाओगे, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपके खिलाफ कुछ गलत चीज देखने को मिलता है, या आप इलीगल कुछ कर रहे हो, या अपने मेडिसिन के साथ कुछ हेराफेरी की गलत मेडिसिन दे रहे हो लोगों को, तो आपका लाइसेंस कैंसिल कौन कर सकता है बताओ?
लाइसेंस कैंसिल की बात कर लो, या आपका रजिस्ट्रेशन तो हुआ है ना, डिप्लोमा करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, वहाँ बराबर एक रजिस्टर है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है कि हाँ भाई यहाँ पर फलाना ने, गेमर ने बोल लो या मनीष ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है ना। मनीष हमारे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में मनीष फार्मासिस्ट हैं, है ना, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। इनके पास अभी अप्रूवल है कि ये मेडिसिन बेच सकते हैं, ये मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकते हैं, फार्मेसी का प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, ये आपको परमिशन दिया है। लेकिन अगर कभी आपके काम में कुछ मिस्टेक मिला तो भाई उस रजिस्टर से आपका नाम काट भी सकता है वही आदमी। बताओ, इंस्पेक्टर कर सकता है? नहीं। कोर्ट के द्वारा होगा? नहीं, कोर्ट का भी कोई लेना देना नहीं। स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सही है सबका आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, है ना। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल ही आपका रजिस्ट्रेशन करेगा और यही आपका नाम भी हटा सकता है, रजिस्टर से आपका नाम हटा सकता है। ठीक है, ये क्लियर कर लिए, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, इंस्पेक्टर, है ना, इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय, बताओ जी, जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? पर्टिकुलर जगह में ड्रग इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट, अब भाई ड्रग इंस्पेक्टर का भी तो होना जरूरी है ना, क्योंकि आपको जो भी मेडिसिन यहाँ पर आप दे रहे हो तो उन सभी का इंस्पेक्शन करने वाला भी कोई होना चाहिए। सारे फार्मेसी का इंस्पेक्शन करने के लिए कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर बताओ, जल्दी फटाक से कंफर्म करो। पहला ऑप्शन बोलता है पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या एक रजिस्ट्रार करता है। जल्दी से कंफर्म करते चलो, फटाफट से कंफर्म करो, चलो मैसेज करते चलो, फटाफट से कंफर्म करते चलो, कमेंट करते चलो, क्या निकलेगा सही आंसर यहाँ पर। चलो, बहुत लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चल रहे हैं। चलिए और बताओ जी, ऑप्शन ए क्यों होगा भाई? पीसीआई क्यों? पीसीआई थोड़ी इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगा। और बताओ, स्टेट गवर्नमेंट बता रहे हैं, और बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो और ट्राई करो। ऑप्शन नंबर बी के साथ चल रहे हैं बहुत लोग, बहुत बढ़िया ना। स्टेट गवर्नमेंट जो होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो होगा ये अपॉइंट करता है, क्लियर करना। हर एक स्टेट में जब स्टेट फार्मेसी काउंसिल होगा तो स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। अरे सिंपल सोच कर देखो ना, सिंपल सोच के देखो, ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, अभी आया ना उत्तर प्रदेश में यूपी पीएससी के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट, महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट अभी एक्टिव है ना। तो भाई कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट ही तो कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट लेकर आता है। उड़ीसा ड्रग इंस्पेक्टर का हुआ था, इसके पहले बिहार ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था। तो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। क्या काम रहेगा इंस्पेक्टर का? कि भाई प्रॉपर इंस्पेक्शन करना कि सारी चीज़ें सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, फार्मेसी में कोई गलत दवा तो नहीं दे रहा है, कोई एक्सपायरी मेडिसिन तो नहीं दे रहा है, ये सब चीज़ को इंस्पेक्ट करने का काम रहेगा। जैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर का काम होता है ना कि अगर कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान रखना, सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो वैसा ही एक इंस्पेक्टर का, ड्रग इंस्पेक्टर का काम रहता है, वो ड्रग से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान देगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन? अभी हमने देखा था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये कब हुआ था जी? सेक्शन 3 के अंतर्गत आया था ना, सेक्शन 3 के अंदर बनाया गया था। दूसरी स्टेट फार्मेसी काउंसिल को कब, किसके अंदर बनाया है? 3रा नंबर सेक्शन, 19वां नंबर सेक्शन, 10वां नंबर सेक्शन, 25वां नंबर सेक्शन। चलो फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से करेक्ट आंसर इसका बताना चालू करो, क्या निकलेगा? जल्दी कंफर्म करते चलेंगे, है ना। क्या आ जाएगा जी? चलो बहुत बढ़िया ना। हाँ, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बहुत लोग। फिर से ए क्यों लगा रहे हो जी? पीसीआई की बात किया तो ए में चला जाएगा, 10 नहीं 25 नहीं, क्या बी निकल कर आएगा, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो 19th सेक्शन नंबर 19वां निकल कर आता है जब आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात करते हो। यहाँ पर भी जो मेंबर्स रहते हैं वो हर 5 साल में चेंज होते हैं ना, हर 5 साल में री इलेक्शन होता है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये
5 साल के लिए अपना ऑफिस या 5 साल के लिए ही रहेंगे, उसके बाद फिर से इनका इलेक्शन होता है। चलो अगला बताओ, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 फार्मेसी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रोल करता है ड्रग के प्राइस को। अगला बोल दिया कि रेगुलेट करता है फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रोफेशन। फिर बोलता है मैन्युफैक्चर करता है ड्रग्स को या इंपोर्ट करता है ड्रग्स को। बताओ, अभी आपको समझाया हूं अच्छे तरीके से फार्मेसी एक्ट का काम क्या है। सोचो जी, इसका आंसर तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करोगे यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला, तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए ना। एक एक व्यक्ति का सही आंसर आना चाहिए, सबका सही आंसर निकलना चाहिए। बताओ क्या करेगा जी? फार्मेसी एक्ट, हाँ सर ड्रग का प्राइस बिल्कुल नहीं। ड्रग प्राइस कंट्रोल कौन करता है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO करता है ना। हाँ, इसका काम है जी रेगुलेट करना फार्मेसी एजुकेशन और प्रोफेशन को रेगुलेट करना, साथ ही साथ और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। अलग अलग कॉलेजेस को परमिशन देना पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अप्रूवल देना, और अगर कहीं पे मिस्टेक मिलता है तो अप्रूवल को वापस भी ले सकता है ना, ये भी पावर रहता है। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स के लिए क्या आ जाएगा? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आता है ना। मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट के लिए DNC आता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आता है। ठीक, चलो यहाँ पर क्लियर कर लो, ऑप्शन नंबर C सही निकल कर आएगा। चलो वेरी गुड। अगला देखो, डिसिप्लिनरी एक्शन इज टेकन बाय। डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया लेता है, कोर्ट लेता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एक इंस्पेक्टर लेगा। बताओ यहाँ पर एक्शन कौन लेता है, इसकी बात कर रहे हैं भाई। अगर हमने कोई सा अब जैसे नियम बना हुआ है, और अगर कोई भी व्यक्ति इस नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके प्रेजेंस में, उसके अगेंस्ट एक जो भी ज़रूरत हमें चाहिए, जिस भी तरीके का पनिशमेंट उसे देना है, वो एक्शन कौन लेगा? बताओ कौन लेता है? तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल। कोर्ट नहीं लेता, कोर्ट तक नहीं जाएगा ना, क्लियर करना भाई। एक्शन अपन कोर्ट नहीं लेगा, एक्शन लेता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स एक्शन लेते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एक्शन लेते हैं, और उसके बाद फिर जो कार्यवाही होती है, उसका जो बयान होगा, वो सब चीज़ कोर्ट में जाएगा, है ना। इंस्पेक्टर का काम सिर्फ जो आपको आदेश दिया गया है उसको आपको फॉलो करना है, ये इंस्पेक्टर का काम है ना। कभी भी देखिए पुलिस इंस्पेक्टर कभी भी वो करता है क्या? सजा सुनाता है पुलिस इंस्पेक्टर? नहीं, सजा कौन सुनाएगा? आपको जज सुनाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर का काम है कि आपको सही सलामत कोर्ट तक पहुंचाए। अब कोर्ट में अगर आपको बोला कि आपको 6 महीने की सजा होगी, तो पुलिस वाले का काम है कि आपको 6 महीने तक अंदर रखे। तो पुलिस का काम है, कानून को मानता है वो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, एथिक्स आर इंक्लूडेड इन। एथिक्स किस में इंक्लूड होता है? जो रूल्स में होता है, एक्ट में होता है, एजुकेशन रेगुलेशन में, या सिर्फ सिलेबस में? चलो एथिक्स की बात करेंगे। किस चीज़ में आप एथिक्स के बारे में पढ़ते किस में हो? एथिक्स के बारे में जैसे लॉज एंड एथिक्स है ना, कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स भी आप आगे पढ़ोगे। तो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ये सब चीज़ जो है किसके अंतर्गत इंक्लूड हो रहा है, ये बताओ। बताओ जी, चलो फटाक से कंफर्म करना, किसके अंतर्गत आप पढ़ोगे जी? रूल एंड एक्ट के अंदर पढ़ोगे? नहीं, ना रूल के अंदर आएगा, ना एक्ट के अंदर आएगा, ना सिलेबस। क्या? एजुकेशन रेगुलेशन की बात कर लो, है ना। क्या होगा? एजुकेशन रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। चलो बहुत बढ़िया, यही है जो फ्रेम करता है कि आपको किस तरीके का चीज़ें रेडी करनी है, किस तरीके का आपको पढ़ाई करवाना है, क्या कुछ आपके लिए स्टडी में रहेगा, क्या आपका प्रैक्टिकल में रहना है, वो सब चीज़ किसका काम है? हाँ, एजुकेशन रेगुलेशन के अंतर्गत ही आप इन चीज़ को पढ़ोगे। ठीक है, चलो तो इतना प्रॉपर क्लियर कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है? मिनिमम एज फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट। बताओ जी, इंडिया में अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो एज अ फार्मासिस्ट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाओ या सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में जाओ, है ना, तो आपको मिनिमम कितना एज होना चाहिए? आपका 16 साल होना चाहिए, 18, 21 या 25? क्या निकलेगा? जल्दी से कंफर्म करो, फटाक से कंफर्म करना, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
चलो चलो चलो, सबको ही एक साथ कंफर्म करो क्या निकलेगा। हाँ, सबका सही आंसर निकल रहा है, बहुत इजी है ना सर। ये क्वेश्चन तो आज मिस्टेक नहीं होगा जी, इतना आसान क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करने वाले। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। 18 साल मिनिमम एज लगता है जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओ, या भारत की नागरिकता भी आपको 18 साल के बाद ही मिलता है ना। मतलब जैसे आपका वोटर आईडी, आप किसी को वोट कर सकते हो ना, तो वोटर आईडी आपका तभी बनेगा जब आप 18 साल के हो गए होगे। चलो अगला देखो, तो हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, है ना। क्वेश्चन पूछेगा और आपको खाली स्थान यहाँ पर भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलो पहला क्वेश्चन देखो आज का, सेंट्रल रजिस्टर इज मेंटेन बाय। आपका रजिस्ट्रेशन एक तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में होगा, यानी सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में, और दूसरा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो बताओ, अगर कोई सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल रजिस्टर। भाई यहाँ पर जो रजिस्टर है जिसमें आपका नाम लिखा है उसको सेंट्रल रजिस्टर बोलोगे, और स्टेट में जो है उसको स्टेट रजिस्टर बोलोगे, है ना। सेंट्रल रजिस्टर जिसमें ऑल ओवर इंडिया है, और स्टेट रजिस्टर जिसमें सिर्फ स्टेट के फार्मासिस्ट का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सेंट्रल रजिस्टर को कौन मेंटेन करेगा बताओ। भाई सेंट्रल रजिस्टर है तो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल करेगा, है ना, यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करेगा। सेंट्रल रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट कौन करता है, यहाँ पर सेंट्रल रजिस्टर के लिए सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, है ना, या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यही मेंटेन करता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अब देखो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल है, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, और इधर है स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो सभी स्टेट फार्मेसी काउंसिल को हर साल का, भाई अब हर साल जो भी रजिस्टर बनेगा, जितने भी लोग ने रजिस्ट्रेशन किया है उन सभी का नाम आ जाएगा, क्योंकि हर साल कोई ना कोई डिप्लोमा पास हो रहा है, हर साल कोई ना कोई बैचलर पास हो रहा है, तो हर साल जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो पूरे साल भर में जितना रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका 5 कॉपी, है ना, उस रजिस्टर का 5 कॉपी उनको सबमिट करना पड़ता है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को, है ना। आफ्टर 1 अप्रैल हर साल उनको सबमिट करना पड़ेगा। कितने कॉपी, 5 कॉपी, ये क्लियर करना, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पूरा डिटेल जाकर फार्मेसी काउंसिल में भी सबमिट होता है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन केम इन। सबसे पहला एजुकेशन रेगुलेशन कब आया हुआ था, तो सबसे पहला क्या निकलेगा, चलो कंफर्म करो, मैसेज करो, कमेंट करते चलो, क्या लिखोगे यहाँ पर सही आंसर। सबसे पहला एजुकेशन रेगुलेशन अंडर द फार्मेसी एक्ट सबसे पहला कब, हाँ, तो 1953 सबसे पहला एजुकेशन रेगुलेशन। इसके बाद अभी 2020 चल रहा है, जिसके हिसाब से अभी आपका सिलेबस जो चल रहा है ना 2020, ये देख लो एजुकेशन रेगुलेशन 2020, अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये 2020 एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब अगर इसके बाद फिर कोई सुधार आता है तो वो अगला आ जाएगा। जैसे अभी बोल रहा था मैं कि सिलेबस शायद चेंज होने वाला है, चांसेस हैं, तो जब सिलेबस चेंज होगा तो फिर अगला एजुकेशन रेगुलेशन के हिसाब से होगा, तो उसमें फिर मॉडिफिकेशन रहेगा, कुछ मॉडिफाई होगा, ठीक है। चलो अगला देखो, रजिस्ट्रार जो है वो क्या मेंटेन करता है जी बताओ। रजिस्ट्रार का काम क्या है, तो सिंपल सी बात है, स्टेट रजिस्ट्रार है ना, स्टेट रजिस्टर को मेंटेन करेगा। जो रजिस्ट्रार रहता है उसका काम क्या है, स्टेट में जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है फार्मासिस्ट के तौर पर, है ना, उन सभी का नाम जिस रजिस्टर में लिखा हुआ है उस रजिस्टर को मेंटेन करने का काम रहेगा, है ना। उस रजिस्टर को मेंटेन करता है, और कहाँ पर सबमिट करता है जी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में ही सबमिशन रहता है, ठीक है। ये क्लियर कर लिए। चलो हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, सारा चीज़ एकदम इजीली समझ पा रहे होगे। और ये कंफर्म करते चलना कि सर हाँ समझ में आ रहा है, मैसेज करते चलो, ठीक है। चलो कमेंट करते चलो कि सर समझ में आ रहा है, इजीली समझ में आ जा रहा है, ये सबको ही कंफर्म करना, मैसेज करते चलो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है यहाँ पर।
क्वालिफिकेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय। क्वालिफिकेशन कौन अप्रूव कर रहा है? क्वालिफिकेशन, या जैसे किसी कॉलेज की भी बात करते हैं, कोई अगर कॉलेज खोलना चाह रहा है, फार्मेसी का कोर्स अपने कॉलेज में पढ़ाना चाह रहा है, तो उसको परमिशन कौन देता है जी? बताओ कौन देगा? जल्दी से कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। कमेंट करने में बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। क्या निकलेगा? हाँ सर, बात करेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जब तक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आपको परमिशन नहीं देता है, तब तक आप फार्मेसी का कॉलेज नहीं ओपन कर सकते। क्लियर कर लो, है ना। फार्मेसी का कॉलेज नहीं ओपन कर सकते, फार्मेसी का प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक आपको परमिशन नहीं रहेगा। तो हमारे लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है, ये क्लियर करेंगे। ठीक है, चल। हाँ, तो ये आसानी से कर लिया आपने। अगला क्वेश्चन देखो, इंस्पेक्टर चेक्स। इंस्पेक्टर क्या चेक करता है जी? ड्रग इंस्पेक्टर क्या चेक करता है बताओ? एक ड्रग इंस्पेक्टर क्या चेक करता है? जैसे जब पुलिस ट्रैफिक वाला इंस्पेक्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है, तो जब आप जाते रहते हो बाइक में, तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर क्या चेक करता है? वो आपका लाइसेंस चेक करता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करता है, गाड़ी का आरसी चेक करता है, गाड़ी के पेपर्स चेक करता है, हेलमेट चेक करता है। उसी प्रकार से ड्रग इंस्पेक्टर क्या चेक करता है कि कोई भी इलीगल प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है ना। कि जो भी व्यक्ति एज अ फार्मेसी में अगर कोई दवाई दे रहा है, आप सभी को पता है क्या होता है फार्मेसी में। आप फार्मेसी खोल तो दिए, ठीक है, अब है मनोज के नाम से, ठीक है, लेकिन मनोज अब है नहीं घर में, तो उसका छोटा भाई, उसकी बुआ, उसके चाचा, उसके पापा जो पा रहे हैं वो बैठ रहे हैं मेडिकल में और वो मेडिसिन दे रहा है। मनोज गया है कहाँ? अभी किसी काम से घूमने गया है, बाहर गया है, टूर में गया है 1 हफ्ते के लिए। तो 1 हफ्ता तो उसका दुकान कोई और चला रहा है, उसके घर वाले। तो भाई प्रॉब्लम होगा ना कि मनोज तो पढ़ा हुआ है फार्मेसी का, उसको पता है, वो जानता है प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के बारे में। अब भाई अगर उसके पापा बैठे हैं उसके एब्सेंस में, कुछ मिस्टेक हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? है ना भाई, अगर गलत दवा दे दिया तो पेशेंट का जान भी जा सकता है। तो ये सब चीज को इंस्पेक्शन का काम रहता है ड्रग इंस्पेक्टर का। तो ये सारे इलीगल प्रैक्टिस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ड्रग इंस्पेक्टर जो विजिट करता है आपके फार्मेसी, चेक करता है कि भाई जो अब फार्मेसी खोलने के लिए एक शेड्यूल एन आता है, एक पूरा फॉर्म भरना पड़ता है कि हाँ हमारे फार्मेसी में ये चीज़ें उपलब्ध हैं, फ्रिज है हमारे पास मेडिसिन रखने के लिए स्लैब है ना, स्टोर सेक्शन है, ये सब चीज़ के वेरीफाई करता है। तो वेरीफाई करता है कि भाई सब कुछ आपके मेडिकल में है कि नहीं। दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या होता है, जैसे बहुत लोग का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे ना 5 साल तक रहता है, उसके बाद फिर वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये देखना है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्टिव है कि नहीं है, वो भी चेक करता है। ठीक है, साथ ही साथ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर रहा है कि नहीं, वही वाला बात बताया कि भाई मनोज चला गया है बाहर, उसके पापा मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसको चेक करना है कि भाई मनोज ही दे रहा है ना, कि कोई और तो थोड़ी दे रहा है। तो ये सभी चीज़ हेल्प करके इलीगल प्रैक्टिस से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आपका ड्रग इंस्पेक्टर का काम रहेगा। चलो अगला देख लो, प्रोफेशनल मिसकंडक्टेड डिसाइडेड बाय। ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके का जैसे कोई भी अगर आपने गलती किया है, या जो भी फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत जो नियम है, अगर आपने उस नियम को तोड़ने की कोशिश की है ना, तो जो भी आपने यहाँ पर मिसकंडक्ट वाला काम किया है, उसको फाइनली चेक कौन करता है, कौन करेगा? तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल करता है। क्या करता है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल का काम रहेगा। ये समझ में आए? ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल लिखना है, कोई भी इसमें पुलिस इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर ऐसा लिख के नहीं आएगा जी, ध्यान रखना जी, मिस्टेक मत करना ऐसे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, लाइसेंस रिन्यूअल इज कंपलसरी एवरी। बताओ जी, लाइसेंस रिन्यूअल की जब बात करते हैं तो कितने साल में इसका रिन्यूअल करवाना पड़ता है? तो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब भी आप लाइसेंस बनवाओगे तो जो आपका पहला लाइसेंस बनता है ना, वो 5 साल का बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। लाइसेंस हो गया या चाहे आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया, 5 साल के लिए होता है, फिर उसको आपको वापस से रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, है ना, क्लियर कर लेना।
भाई अगर आपने रिन्यूअल नहीं करवाया तो पूरी तरीके से और रिन्यूअल नहीं करवा रहे हो और उसके बाद भी आप फार्मेसी चला रहे हो, है ना, मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हो, तो उस कंडीशन पर भाई ड्रग इंस्पेक्टर आपको पकड़ सकता है। ठीक है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ध्यान में रखना, है ना। तो 5 साल में रिन्यूअल होता है। अगला देख लो, सेंट्रल रजिस्टर कंटेन। सेंट्रल रजिस्टर में क्या होता है जी बताओ। जो रजिस्टर जिसमें सारे फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्टर में लिखा क्या रहता है? जल्दी कमेंट करो, क्या बताओगे यहाँ पर? रजिस्टर में क्या लिखा रहता है भाई? आप कॉलेज भी जब आपने एडमिशन लिया होगा, है ना, जो आपका अटेंडेंस सीट बनता है, जो अटेंडेंस वाली रजिस्टर होती है, उसमें क्या लिखे रहता है बताओ? क्या लिखा रहेगा उसमें? आपका नाम लिखा रहता है ना, नाम रहता है। और आपका अब उस क्लास वाले अटेंडेंस रजिस्टर में तो बस आपका नाम रहता है, लेकिन जब आप एडमिशन लिए होगे, है ना, तो एक कंप्लीट आपका बायोडेटा रखा गया होगा, है ना। आपका नाम, आपका कंप्लीट एड्रेस, आपका पूरा बायोडेटा, है ना, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स 10th 12th सब कुछ रखा गया होगा। तो वैसे ही ध्यान रखना कि रजिस्टर में क्या होता है, जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनका नाम रहेगा, उनका कंप्लीट डिटेल रहता है ना, कंप्लीट डिटेल रहेगा। तो सेंट्रल रजिस्टर है तो सेंट्रल, और स्टेट है तो स्टेट से स्टेट में आने वाले जितने भी फार्मासिस्ट हैं उन सभी का नाम रखते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फार्मेसी एक्ट डज नॉट रेगुलेट। फार्मेसी एक्ट क्या रेगुलेट नहीं करता है? अभी एक एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन था भी, है ना। तो बताओ जी, फार्मेसी एक्ट किस चीज को रेगुलेट नहीं करता? बताओ, फटाक से कंफर्म करो, आंसर बताओ, तब जाकर अपन आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। जल्दी कंफर्म करो। फार्मेसी एक्ट की बात करेंगे, क्या किस चीज को रेगुलेट नहीं करेगा? भाई आपका फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट कर रहा है, फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट कर रहा है, एजुकेशन रेगुलेशन को भी रेगुलेट कर रहा है, इवन स्टडी और कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे फार्मेसी प्रोफेशन के स्टेटस को और बढ़ा सकते हैं, है ना, क्या कुछ नए नए टेक्निक्स ला सकते हैं, ये सब चीज़ को कर रहा है। लेकिन क्या नहीं करेगा तो ये बताना। तो बात करेंगे, हाँ भाई ड्रग मैन्युफैक्चर को नहीं करे। ड्रग मैन्युफैक्चर को कौन करेगा? तो इसके लिए जितना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट देख लो वो करने वाले हैं, ये क्लियर करना है ना। तो ड्रग मैन्युफैक्चर, अब इसके जगह आप ड्रग मैन्युफैक्चर भी लिख सकते हो, ड्रग प्राइस लिख सकते हो, ड्रग इंपोर्ट लिख सकते हो, ड्रग एक्सपोर्ट लिख सकते हो, मतलब वो सारी चीजें लिख सकते हो जो फार्मेसी एक्ट नहीं कर रहा है या दूसरा कोई सा एक्ट कर रहा है वो आप लिख दो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फार्मेसी एक्ट अप्लाइज टू। फार्मेसी एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होता है जी? पूरा फार्मेसी एक्ट, इस फार्मेसी एक्ट के सारे नियम कानून किसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो पहले इसके लिए क्या लिखोगे आंसर? भाई पहली बात तो सोचो कि फार्मेसी एक्ट कर क्या रहा है, और फार्मेसी एक्ट कर क्या रहा है, इसके अंतर्गत हो क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव इसके क्या कुछ है, तो आपको ऑटोमेटिकली इसका आंसर मिल जाएगा। भाई फार्मेसी एक्ट हमारे लिए बनाया गया है। फार्मेसी एक्ट फार्मा के स्टूडेंट्स या फार्मा के जगत को बढ़ाने के लिए बनाया गया, फार्मेसी के प्रोफेशन को, फार्मेसी को और इम्प्रूव करने के लिए और इसका स्टेटस और बढ़ाने के लिए बनाया गया। तो इसके अंदर आ कौन रहे हैं? तो फार्मासिस्ट आ रहे हैं। इसके सारे नियम फार्मासिस्ट के ऊपर अप्लाई होंगे, फार्मेसी के स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होंगे, फार्मेसी के कॉलेजेस के ऊपर अप्लाई होंगे, फार्मेसी स्टोर्स पर अप्लाई होंगे ना। तो सिंपल आप फार्मासिस्ट लिखोगे तो सफिशिएंट है ना। फार्मासिस्ट जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं उन सभी के लिए यहाँ पर अप्लाई होगा, ये निकल कर आएगा फार्मेसी एक्ट का एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलो यहाँ तक क्लियर है, बता देना, फटाक से कंफर्म करो। यहाँ तक ओके है, सबको क्लियर है, पूरा एक एक क्वेश्चन क्लियर है, प्लीज कंफर्म करते चलो। चलो है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्लियर कर लिए, बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से। चलो गुड। अब अगला आते हैं वन वर्ड या वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन। वन वर्ड और वन सेंटेंस में आपको यहाँ पर आंसर देना है। यहाँ पर किस तरीके का क्वेश्चन निकल कर आएगा ये देखते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देख लो क्या निकल रहा है आंसर, अब आपको ही देना है सारा क्वेश्चन। आप कमेंट करके अब आंसर दोगे, है ना। मैं यहाँ पर आपको आंसर बहुत लेट से बताऊंगा, पहले आपको आंसर कमेंट करना है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन किस चीज को प्रूफ करता है बताओ।
रजिस्ट्रेशन किस चीज को प्रूव करता है भाई, कि आप गए हो, एक देखो ये व्यक्ति है, ठीक है, अब ये गया स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल गया और इसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन किया। तो बताओ ये रजिस्ट्रेशन किस चीज को बताता है, तो रजिस्ट्रेशन क्या बताएगा, क्या प्रूव करता है, सर्टिफिकेट प्रूव करता है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये इस चीज को प्रूव करता है कि भाई आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो और आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, इस चीज को दर्शाता है, इस चीज का प्रूफ करता है आपका रजिस्ट्रेशन। समझ गए, रजिस्ट्रेशन इस चीज को प्रूफ करता है, सर्टिफिकेट देता है। चलो चलो यहां पर क्लियर है, सबका आंसर सही है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, रजिस्ट्रेशन फी रिसीवर, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो रजिस्ट्रेशन फीस लेता कौन है जी, कौन लेता है रजिस्ट्रेशन फीस, ये बताना। किसको सबमिट करते हो, तो आपने जहां पर रजिस्ट्रेशन किया है वहां पर आपको पैसा देना है। अगर आपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन किया है तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल को दोगे, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर किए हो तो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को दोगे, है ना। तो जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है आप फीस पेमेंट वहीं पर करोगे। समझ गए, तो रजिस्ट्रेशन की बात करता है, फीस कब देते हैं, जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ, आप यहाँ पर फीस सबमिट करोगे। ठीक है, चलो गुड। अगला क्वेश्चन देखो, वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन कौन करता है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट, दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन कौन करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से इसका सबको आंसर दो, फटाक से कन्फर्म करते चलना, जल्दी जल्दी जल्दी। करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, एक वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है या कैसे सिलेक्शन होता है। तो अगर आप देखोगे इसके मेंबर्स में तो इलेक्टेड मेंबर में आता है ना, क्या आता है, इलेक्टेड मेंबर में आएगा। इलेक्टेड मेंबर है मतलब इसका इलेक्शन होता है। जैसे बात करेंगे चीफ मिनिस्टर, है ना, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, इन सभी का क्या होता है, इन सभी के लिए इलेक्शन होता है, इन सभी को लोग इनको वोट देते हैं, वोटिंग होता है और हम इनको डायरेक्ट वोट देते हैं। एमएलए को डायरेक्ट वोट देते हैं, सीएम को डायरेक्ट वोट देते हैं ना, तो इनको हमने डायरेक्ट वोट दिया, एमपी को डायरेक्ट वोट दिया। ठीक है, तो वोट देंगे और वोट के द्वारा सिलेक्ट होगा, मतलब उसको सिलेक्ट कौन किया, हमने सिलेक्ट किया, हम मेंबर हैं, हम इस स्टेट के मेंबर, हम स्टेट के परिवार हैं, तो हमने सिलेक्ट किया अपना सीएम, हमने सिलेक्ट किया अपना एमएलए। समझे, उसी प्रकार से स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जितने भी मेंबर हैं, है ना, 15 मेंबर हैं। अब यही 15 मेंबर आपस में इलेक्शन करेंगे और इलेक्शन करके अपने एक मुखिया को चुनते हैं। समझे, अपने एक मुखिया को चुनेंगे कि भाई तुम हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनोगे, तुम हमारे प्रेसिडेंट बनोगे। तो इनका क्या होता है, इलेक्शन होता है, इनको इलेक्ट किया जाता है। तो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल, और हर 5 साल बाद इनको चेंज करते हैं। क्लियर करना, हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। जैसा हमारे राजनीति में होता है वैसा ही इसमें भी मान के चल लो, सेम टू सेम, बिल्कुल सिमिलर है, सेम है ना। हाँ, हमारे यहाँ भी इलेक्शन होता है और हमारे यहाँ भी 5 साल बाद नया इलेक्शन होता है, यहाँ पर भी सेम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं करोगे, जल्दी बताओ, सब कोई सही करोगे ना, समझ में आ रहा है। चलो, तो बिल्कुल अपने से थोड़ा सा कोरिलेट कर लो, आपको आसानी से ये सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक ओके कर लेना, सबको एक बार कंफर्म करो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है करके कंफर्म करना सब कोई। ठीक है, क्लियर है करके मैसेज करो एक बार फटाक से। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्या बोलता है यहाँ पर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्शंस
आर इंक्लूडेड इन फार्मेसी एक्ट। बताओ फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत कितने सेक्शन हैं? तो अभी तो आपको बताया हुआ था पहला ही इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कि जब फार्मेसी एक्ट बना तो कितने चैप्टर और कितने सेक्शन के साथ बना है ना। तो ये कमेंट करो जल्दी से, फटाफट से कमेंट करते हुए बताओ, जल्दी से कमेंट करो क्या निकल कर आ जाएगा, है ना। फार्मेसी एक्ट की बात करते हैं, क्या बताया था जी? तो फार्मेसी एक्ट देखो टोटल 5 चैप्टर है ना और 46 सेक्शन से मिलकर बना है। 4 मार्च 1948 में फोर्स में आया था और 5 चैप्टर के साथ 46 सेक्शन। आंसर क्या रहेगा आपका? 46 सेक्शन लिखना, सही है। चलो एक एक चीज आपको वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, मिस्टेक करोगे तो बहुत डांट पड़ेगा। चलो ये क्लियर कर लिए। अगला देखो 5वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रल रजिस्टर। बताओ सेंट्रल रजिस्टर क्या लिखोगे? एक वर्ड में क्या लिखोगे बता दो, या एक सेंटेंस में क्या लिख कर आओगे? जल्दी, हाँ पूरा सेंटेंस लिखो, पूरा सेंटेंस लिखो, क्या लिखोगे? सेंट्रल रजिस्टर, या ये लिख लोगे सेंट्रल रजिस्टर के अंदर क्या रहता है? भाई सेंट्रल रजिस्टर में किसका नाम रहेगा बताओ, कंफर्म करो फटाक से। सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है? सेंट्रल रजिस्टर में किस चीज का मेंशन होता है, क्या लिखा जाता है? तो सेंट्रल रजिस्टर भी समझना और स्टेट रजिस्टर भी समझना। चलो इसका सही आंसर बताओ जी, क्या लिखोगे यहां पर? चलो बताओ, सॉरी है ना। चलो बताओ क्या रहेगा? सेंट्रल रजिस्टर की बात करते हैं भाई। सेंट्रल रजिस्टर मतलब अब आपने जैसे, हाँ क्या बता रहे हैं? बहुत बढ़िया, सही है, सबका सही आंसर निकल रहा है। सेंट्रल रजिस्टर लिख रहे हैं। सेंट्रल रजिस्टर मतलब जहां पर फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में हो रहा है। बहुत बढ़िया, गुड, है ना। देखो सेंट्रल, एक तो बताया सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, तो यहां पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ जो रजिस्टर है जिसमें आपका नाम लिखाएगा वो सेंट्रल रजिस्टर होगा, सेंट्रल रजिस्टर। और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो रजिस्टर है उसका क्या नाम है? स्टेट रजिस्टर। तो स्टेट रजिस्टर और सेंट्रल रजिस्टर क्लियर करना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? देखो सेंट्रल रजिस्टर्ड, इट मीन्स द रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल काउंसिल अंडर द सेक्शन 15A। तो 15A नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, इतना लिख देना, मीन्स द रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब सेंट्रल रजिस्टर में क्या कुछ लिखा रहता है? तो आपका नाम लिखा रहेगा, जो भी यहाँ पर रजिस्टर किए हुए हैं उनका यहाँ पर नाम लिखा रहता है, ये समझ लेंगे। ठीक है, चलो अगला देखो, डिफाइन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या है ये बताना है जी। तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के बारे में आप क्या लिखोगे ये कमेंट करके बताओ। चलो फटाक से कंफर्म करना, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के बारे में क्या लिखोगे आप? चलो जल्दी, जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी दिमाग में आ रहा है ना। ऐसा मत सोचो कि सर मिस्टेक हो जाएगा, गलत लिख डालेंगे, नहीं भाई, यहाँ पर मैं इसलिए तो हूँ ना, आप मिस्टेक करोगे, गलत डालोगे तो मैं आपको सुधार के बताऊंगा। तो क्या लिखोगे अगर क्वेश्चन में ये आता है डिफाइन करना, आपको बताना है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के बारे में। तो यानी मान के चलो आप, जैसे अभी आपका डिप्लोमा हो रहा है, तो डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद है ना, आप क्या करोगे, आप क्या करने वाले हो और आप अपने आप को क्या बोलोगे, बस वही आपको यहाँ पर लिखना है। हाँ क्या बोलोगे आप अपने आप को? एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बोलोगे। बहुत बढ़िया, क्या होगा जी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट? हाँ, एक ऐसा व्यक्ति, अब मैं इसको हिंदी में अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जब अपना डिप्लोमा या बैचलर कंप्लीट कर लिया है ना, तो उसके बाद अगर वो अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल जाता है और वहां जाकर अगर वो एक फॉर्म फिल करता है और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करता है उस स्टेट में,
कैसे रजिस्ट्रेशन करता है? एज अ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करता है ना। तो हम उस कंडीशन पर उस व्यक्ति को एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बोलेंगे। अब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गया मतलब उसके पास अब अधिकार है कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे मैंने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है 2021 में, है ना। तो अब ये एक्सपायर होके मैं उसको रिन्यूअल भी करवा लिया, तो मेरे पास ये पावर है कि मैं छत्तीसगढ़, सिर्फ छत्तीसगढ़ ना, ध्यान रखना, मेरे पास ये पावर है कि मैं छत्तीसगढ़ के अंदर फार्मेसी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं, बाहर करूंगा तो फिर मेरे को ड्रग इंस्पेक्टर पकड़ के ले जाएगा। तो मैंने क्योंकि छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन किया है तो मैं छत्तीसगढ़ में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है। मैं छत्तीसगढ़ में फार्मेसी का प्रैक्टिस कर सकता हूँ और ओनली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन प्रैक्टिस द फार्मेसी, ये क्लियर करना, ठीक है। चलो तो क्या लिखोगे जी? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज अ पर्सन whose name is entered in the state pharmacy register, who is registered in the state pharmacy council, या लिखोगे और where he or she is working as a pharmacist और only registered pharmacist can practice pharmacy। या सिंपल ये भी लिख सकते हो भाई कि जैसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, अब मेरा नाम स्टेट फार्मेसी के रजिस्टर में लिखा है। जब 2021 में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो वहाँ के रजिस्टर में मेरा नाम लिखा है कि हाँ ये है बंदा जो रजिस्टर है छत्तीसगढ़ में। तो अगर आपका नाम स्टेट फार्मेसी रजिस्टर में है तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन फार्मेसी एक्ट 1948? बताओ क्या बताया था, कितने चैप्टर रहेंगे बताओ जी। फार्मेसी एक्ट जब भी पढ़ोगे भाई ध्यान में रखना, मिस्टेक मत करना इस चीज को, है ना। एकदम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो फार्मेसी एक्ट के लिए क्या लिखोगे देखना, ध्यान रखेंगे। फार्मेसी एक्ट जो है 1948 में आया, 4 मार्च 1948 को लागू हुआ था, इस फोर्स में आया। इसके बाद अगर इसकी बनावट की बात करते हैं तो सेक्शन 3 के अंतर्गत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना, सेक्शन 19 के अंतर्गत स्टेट फार्मेसी काउंसिल बना, और फार्मेसी एक्ट जो है वो टोटल 5 चैप्टर और सेक्शन की बात करते हैं तो 46 सेक्शन से मिलकर बना है। अब इसमें अगर डिटेल करोगे 5 चैप्टर, तो 5 चैप्टर कौन कौन सा है आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिमाइंड कर लो, है ना। फिर से एक बार रिमाइंड कर लेना, जरूर से रिमाइंड करेंगे। पहला बताया था इंट्रोडक्शन, है ना। दूसरा चैप्टर क्या बताया था जी, चलो बताओ जल्दी। दूसरा चैप्टर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तीसरा चैप्टर क्या बताया था बताओ। चौथा बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, और 5वां है मिसलेनियस। जल्दी बताओ सब कोई, तीसरा नंबर चैप्टर तीसरा क्या दर्शाता है फार्मेसी एक्ट में? चैप्टर तीसरा क्या दर्शाएगा? फटाक से कंफर्म करो सब कोई, फटाफट कंफर्म करना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या करेगा? स्टेट फार्मेसी काउंसिल को दर्शाएगा। पहला में इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तीसरा आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल, चौथा आपका रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट का, और 5वां क्या है मिसलेनियस को दर्शाएगा, ठीक है। चलो गुड। हाँ अगला देख लो, फार्मेसी एक्ट कंप्लीट कर लिए। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिव द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी। यूजीसी बताओ जी, फटाक से कंफर्म करो, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? यूजीसी क्या लिखोगे इसके फुल फॉर्म में? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यूजीसी जिसके अंतर्गत हमारे सभी, है ना, कॉलेजेस चलते हैं, यहाँ से परमिशन नहीं मिलेगा तो कॉलेज भी नहीं खोल सकते। बताओ क्या आता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वेरी गुड, है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करते हैं। एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द सेक्शन 4
ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, है ना। 1956 में 14वें सेक्शन के अंतर्गत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1956 में। क्लियर करेंगे, ठीक है। इसका काम क्या है जी भाई, ये भी परमिशन देता है यूनिवर्सिटीज को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, नाम से ही समझ में आएगा। चलो अब जल्दी से एक बार ये कंफर्म करो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से कितने मेंबर होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, और साथ ही साथ स्टेट भी बताओ और सेंट्रल भी बताओ। बताया था मेंबर से, बताया था जी यूजीसी से कितने मेंबर जाएंगे, स्टेट में कितने जाते हैं और सेंट्रल में कितने जाते हैं। जल्दी फटाक से कंफर्म करो, जल्दी 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 बताओ जी, क्या निकलेगा। हाँ बहुत बढ़िया सर, स्टेट में भी एक जाता है ना, स्टेट में भी एक ही मेंबर जाएगा और सेंट्रल में भी एक ही मेंबर जाएगा। वेरी गुड, दोनों में एक ही मेंबर रहते हैं, स्टेट में भी एक और साथ ही साथ आपका सेंट्रल में भी एक ही बंदे को सिलेक्ट करता है। चलो गुड, ठीक है। हाँ नेक्स्ट आ जाओ, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मेसी एक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन का तो आंसर आप ही कमेंट करके बताओगे, दोनों बताओ, 2 ऑब्जेक्टिव बताएंगे फार्मेसी एक्ट का। चलो स्टार्टिंग से आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसको मैं बताया हूँ ना। चलो फटाक से कंफर्म करो जी, जल्दी। सभी का कमेंट सेक्शन यहाँ पर, सभी का कमेंट यहाँ पर आते रहना चाहिए कमेंट सेक्शन में, फटाफट से कंफर्म करेंगे क्या निकलेगा। हाँ चलो 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 और ट्राई करो। फार्मेसी प्रोफेशन, हाँ क्या करता है जी फार्मेसी प्रोफेशन को, सिर्फ फार्मेसी प्रोफेशन लिखने से नहीं होगा, पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, रेगुलेट करता है फार्मेसी प्रोफेशन। बहुत बढ़िया, क्या करता है, रेगुलेट करता है। चलो, और फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट किया, पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या करता है, रेगुलेट करता है। चलो सेकंड पॉइंट क्या करता है जी, सेकंड पॉइंट क्या करता है, रेस करता है। किसको रेस करता है, स्टेटस बढ़ाता है। हाँ, रेस द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिखोगे, पहला हमने क्या लिखा कि भाई ये रेगुलेट करता है प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। चलो सही है। दूसरा क्या करता है, दूसरा इट एडवाइस और इट प्रैक्टिस टू रेज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ठीक है। तीसरा क्या लिखोगे, तीसरा क्या लिखोगे, तो भाई फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत ही हमें सिलेबस मिलता है ना, या मिनिमम क्वालिफिकेशन का पता चलता है। ये फार्मेसी एक्ट ही तो इस चीज़ को बनाया है ना कि आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए, आपको फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, तो ये भी फार्मेसी एक्ट ही बनाया। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बी अ फार्मासिस्ट आपका ये बनाएगा फार्मेसी एक्ट। ठीक है। साथ ही साथ कॉलेजेस को परमिशन देना, आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स करवाना, आपका सिलेबस डिसाइड करना, ये सारा काम फार्मेसी एक्ट का रहेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और भी कुछ लिख सकते हो कि फार्मेसी एक्ट ही है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल को बनाता है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। चलो, तो यहाँ तक क्लियर कर लेना। जल्दी बताओ, समझ में आया, प्रॉपर लिख लोगे, मिस्टेक नहीं करोगे, इतना समझ गए, जल्दी से कंफर्म करो। फिर मैं आज का लास्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा जी। चलो, हाँ, तो उम्मीद करूंगा भाई प्रॉपर यहाँ पर क्लियर कर लोगे सब कोई। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलो, लिख लोगे ना इस क्वेश्चन का सही आंसर, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, स्टेट एनी 2 फंक्शन ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब बताओ जी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का 2 फंक्शन आपको बताना है। बताओ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई का 2 फीचर बताओगे, पीसीआई का क्या कुछ काम रहता है, तो क्या लिखोगे, जल्दी, जो भी समझ में आ रहा है वो बताओ। जितना भी समझ में आ रहा है कि सर ये लिख सकते हैं, मिस्टेक होगा, मिस्टेक होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना सुधारने के लिए, आपको बताऊंगा सही तरीके से क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है।
चलो क्या आ जाएगा सही आंसर? बहुत बढ़िया। चलो 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 फटाफट से और ट्राई करो। हाँ चलिए, और एक तो बोल दिया मिनिमम एजुकेशन। हाँ और बताओ, और ट्राई करो, और क्या लिख कर आओगे? ठीक है, तो पहला तो हमने लिख दिया कि हाँ द फिक्स करता है मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड, ठीक है, टू बी फॉर बिकमिंग अ रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट। बताया जी भाई, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको मिनिमम कितना क्वालिफिकेशन चाहिए। देखो ना यहाँ पर इस चीज को देख लो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है ना, तो सिलेबस कौन दिया? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ओर से आया। हाँ क्यों आया? यहाँ पर लोगो देख लो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये लोगो है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही नहीं आपका सिलेबस बताया। अब ये सिलेबस को जो व्यक्ति कंप्लीट करेगा, है ना, जो इसके हिसाब से चलेगा, जो इसमें क्वालिफाई होगा, वही बंदा ही तो फार्मासिस्ट बनेगा। तो देखो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसके बाद अप्रूव करना फार्मेसी कोर्सेस, है ना भाई, फार्मेसी कोर्सेस, फार्मेसी एग्जाम, इंस्टीट्यूट्स, इन सभी को कौन करता है? हाँ तो जैसे आपका जो कॉलेज है, बताया था पीसीआई का इंस्पेक्शन होता है, आपके कॉलेज को परमिशन कौन दिया? हाँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दिया, कॉलेज को परमिशन दिया फार्मेसी ओपन करने के लिए, ठीक है। फार्मेसी कोर्सेस, अब जैसे आपके कॉलेज में अभी डिप्लोमा बस चल रहा है, मान के चलो, अगर आप आगे बढ़कर आपका प्रिंसिपल अगर चाह रहे, प्रिंसिपल सर चाह रहे कि बैचलर भी ओपन करेंगे, है ना, तो बैचलर के लिए फिर परमिशन किनसे लेना पड़ेगा? वापस से पीसीआई की ओर जाना पड़ेगा, फिर से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में एप्लीकेशन करेंगे बैचलर ओपन करने के लिए, मास्टर ओपन करने के लिए, ठीक है। फार्मेसी कोर्स और आपके कॉलेज को परमिशन यही मिलेगा। साथ ही साथ एग्जाम भी कौन करवाता है जी? एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए ये भी डिसीजन पीसीआई का ही रहता है। जैसे बात करेंगे एग्जाम में, है ना, क्या एग्जाम? जैसे आपका एग्जिट एग्जाम जो होने वाला बात हुआ था ना, एग्जिट एग्जाम, तो कौन डिसाइड किया था जी एग्जिट एग्जाम के लिए? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही रेस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पर बताना सब कुछ क्लियर है, अच्छे तरीके से समझ में आया? हाँ चलो जल्दी कंफर्म करो कैसा लगा क्लास, सब कुछ इजी तरीके से समझे? इजी था, आसान था? हाँ बहुत बढ़िया। चलो उम्मीद करूँगा बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होगे, बहुत बढ़िया इसको आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, और बस ऐसे ही आपको करते हुए चलना है ना, बहुत ही आसानी से सब कुछ कर लेंगे। और बाइलिंगुअल तरीके से चल रहे हैं तो आपको यहाँ पर इजी ये भी हो जाएगा कि अगर कोई सा आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है ना, बता रहा हूँ ये चीज़, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में भी उस चीज़ को लिख सकते हो, पूरी तरीके से फ्री हो भाई, कुछ भी करो लेकिन लिख कर आना ना, खाली मत छोड़ना, है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो जितना जो भी उसके रिगार्डिंग हल्का फुल्का भी ध्यान आ रहा है, अरे उतना तो लिख कर आ जाओ, है ना। पूरा खाली छोड़ोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ये चीज़ पहले बता रहा हूँ। तो जितना हो सकता है उतना लिखो। बाकी यहाँ पर हमारी पूरी टीम है, आपको हर एक प्रकार का क्लास यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से देखते चलो, ठीक है। और किसी का कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना। और ध्यान रखना जितने भी क्लासेस हो रहे हैं, जो भी आपके सामने क्वेश्चन चल रहा है ना, तो उस क्वेश्चन में आपको माहिर बनने के लिए, उस सब्जेक्ट में आपको होशियार बनने के लिए ये जरूर से करना है कि कमेंट करना है। जब भी क्लासेस चलती है, जब भी टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसको जरूर से कमेंट करना। कमेंट करोगे तब आपका प्रैक्टिस होगा। इसलिए मैं देखिए ध्यान देना, गौर करना, कभी कोई सी भी क्लास होती है, कोई सा भी सब्जेक्ट होता है, मैं आपको बोलता हूँ भाई कमेंट करो, कमेंट करो। कमेंट करोगे तो आपको प्रैक्टिस होगा। और खासकर जब ऐसे वन वर्ड वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन को बताता हूँ तो वहां पर तो आपको पूरा कमेंट करना है। लिखोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने बार लिखोगे, जितने बार रिवाइज करोगे, उतना बेहतरीन बनोगे, ठीक है। चलो तो उम्मीद करूंगा आगे के सारे क्लास में आप ऐसे ही कमेंट करते हुए चलना, ठीक है। बाकी एक चीज़ सभी को बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर डिप्लोमा के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो अभी जाकर ज्वाइन हो जाओ, है ना। बहुत आसान सा है, आपको सिंपल टाइप करना है डिप्लोमा टाइप करना,
और टाइप करके इस नंबर पर भेज देना। कौन सा नंबर? 62655557 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, 6265557530 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। आपको डिप्लोमा के व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे और हर प्रकार का अपडेट, है ना, कोई सा भी अपडेट आ रहा है डिप्लोमा में, किसी तरीके का क्लास चल रहा है, कोई सा कोर्स आ रहा है नया, हर चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम में इस आईडी को देख लो, GDC_D.Pharma, जाकर ज्वाइन हो जाना। यहाँ पर बहुत से कंटेंट्स डलते रहते हैं। इंस्टाग्राम में मीम्स डलता है, रील्स डलता है, प्रिपरेशन वाले ना, पढ़ाई वाले, मस्ती वाले नहीं, है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स भी यहाँ पर रहते हैं, तो जाकर चेक करना। ठीक है, चलो तो यहाँ तक एंड करते हैं। ठीक है, चलो उम्मीद करूँगा आपको ये सीरीज मज़ा आ रहा होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और बराबर इसका फ़ायदा उठा रहे होगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी हर क्लास अटेंड कर सकें और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते चलो। ठीक है, चलो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू।